अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है आप सबके जाने-पहचाने सुमीत पीर जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सो मच। आज आपसे 2-3 चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना हंगामा है इंडिया में कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने कह दिया कि जी मैं विजिट पे गया था और उसके बाद आकर उन्होंने कहा कि एजेंसीज को उन्होंने कोई न्यूज़ दी है। तो आपके ख्याल से कि वाक़ई में पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं वो इनको भेजेंगी और ये कुछ पता कराने की कोशिश करेंगी? मतलब इतना पैसा, इतना फंड जो ये लोग लेते हैं, वो क्या इसलिए होता है कि मतलब इनके अपने कोई ना हो और ये जर्नलिस्ट कोई वहां जाता है तो वो वहां से न्यूज लेकर आता है? इतना किस बात का शोर है? देखिए आरजू जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो आपके जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये एक इंटरव्यू में दे रहे थे एक पाकिस्तान में एक चैनल पे। उन्होंने वहां बताया कि भाई देखो, मैंने जो इन्फॉर्मेशन लाया था भारत से, मैंने एक्स चीफ को दे दी। अब नया चीफ कह रहा मुझे फिर इन्फॉर्मेशन दी। मैंने बोली मैंने तुम्हारे प्रेडिसेसर को दे दी, तुम मुझसे ले लो, मुझसे क्यों मांग रहे हो? जो मतलब जितने तुमने मुझे पैसे दिए उतना मैंने काम किया, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। मैं 5 बार इंडिया गया था, मैंने 60 स्टीओ का मुझे वीजा मिला। यूजुअली 3 स्टीओ का मिलता, 7 स्टीओ का मिला मुझे। मैंने जो भी रखी की, मैंने इन्फॉर्मेशन जमा कर दी। अब आप ढूंढो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है। ये एक कंटेक्स्ट में था बात, ये मतलब एक कंटेक्स्ट में जब ये बाहर बात आई, तो इसमें हामिद अंसारी साहब का भी नाम आया कि भाई उनके इनविटेशन पे मैं गया था। तो फिर यहाँ बात हुई कि भाई एक बंदे को 5 बार वीजा कैसे मिला? जब इसको 3 स्टीओ का मैक्सिमम परमिशन होता है, इसको 7 स्टीओ का वीजा कैसे मिला? अब तो ये खुद कह रहा है कि मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, मैंने आईएसआई को दी। हाँ, एक चीफ को कह रहा है मैंने पुराने वाले तुम्हारे को दी, तुम मुझसे ले लो। बट अब आरजू जी, यहाँ सवाल ये है, अगर ये इन्फॉर्मेशन हुई, चीज हुई है, तो फिर एक जाहिर सी बात आती है हामिद अंसारी साहब पे कि आप बताइए, आप क्लैरिफाई कीजिए अपना स्टैंड। तो उन्होंने आज स्टैंड क्लैरिफाई किया। तो इसमें काफी, ये 2 दिन पहले शो हुआ था, मैं भी एक टीवी डिबेट पे था इस पे, हमारे नेशनल टीवी पे। तो फिर ये फिर कल बीजेपी के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बताया जी ये क्लैरिफाई करें कि ये चीज क्या हुई है। और मैं आपको आरजू जी ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, ये कोई नई चीज नहीं, ये होती है, हो रही थी। और ये बंदा जो आपका, इसने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है, ये कोई एलिगेशन नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब analysis, allegation, aspersions. There is nothing like that. It is on a audio-visual record. पहली बात। दूसरी बात, अब आप इसमें सवाल आता है, एक और चीज जो आती है, देखिए ये कोई छोटा मसला नहीं है। मैं आपको बता दूं, रिकॉर्ड के लिए, रिचर्ड हेडली जो था उसने भी तो रेकी की थी। वो कौन सा आरपीजी और बम बारूद लेके आया था? कौन सा वो बारूद का जहाज लेके आया था? वो भी तो रेकी करके गया था ना। और मैं आपको आज एक चीज बता रहा हूँ जो मैंने अपने नेशनल टीवी पे भी गई है। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंशियल जो एस्टेट है, उसे रायसेना हिल्स कहते हैं। एक बार वो वहां गया था, जब जैसे पता लगा रिचर्ड हेडली वहां था, उस एरिया की पूरी सिक्योरिटी को रिवैम्प किया गया और एक सीनियर ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर को डाला गया इंचार्ज। और उसकी उसकी भी लोग खबर रखते थे, क्या करता क्या नहीं करता। तो मेरी कहने का मतलब है, ये जो रेकी वेकी होते हैं, कोई छोटा मसला नहीं, कोई साधारण चीज नहीं है। किसी आर्मी कैंप के बाहर कोई मिलता है, वो भी तो रेकी कर रहा है, वो भी तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दी, अब वो 7 स्टिया गया, वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, खुद कहता है। अब उसे हाई प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस मिला, हाई प्रोफाइल लोगों का एक्सेस मिलता है। सबसे बड़ी बात होती है, हाई प्रोफाइल लोगों का एक्सेस मिलता है। तो ये कंप्लीट जो आईएसआई करती है, वो उसका तो केस है ये। इस आदमी को यूज किया गया, इसने इन्फॉर्मेशन दी, ये बोल रहा है। अब बात आती है हामिद अंसारी साहब पे, उनका क्या रोल था क्या नहीं। उन्होंने एक स्टेटमेंट आज दिया है, पर वो स्टेटमेंट बहुत क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई मैंने किया, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री के कहने पे उनको इनवाइट किया। और इन पे एक ईरान में एक बहुत बड़ा उन पे आरोप लगता है आरजू जी, कि ईरान में काफी एक बड़ा आरएडब्ल्यू का ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज हुआ बिकॉज ऑफ मिस्टर अंसारी। बड़ा आरोप लगता है उन पे। और ये आरोप लगाने वाले मैं या हमारा मीडिया कोई नहीं है, ये आरोप लगाया एक्स आरएडब्ल्यू के ऑफिसर्स ने। उस समय 4 आरएडब्ल्यू के ऑफिसर्स मारे गए थे ईरान में, काफी को अरेस्ट किया गया था और बहुत से लोग जान बचा के भागे। और मैं आपको आज और एक और इत्तेफाक बताऊं, जो उनमें से एक बड़े अफसर है, सूद साहब है, आर के सूद या एन के सूद, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वो आज हमारे नेशनल टीवी पे मेरे साथ उस डिबेट में थे, और उन्होंने जो मैं आपको चीजें बोल रहा हूँ, उन्होंने ये लाइव इंडियन नेशनल टीवी पे कहा है कि ऐसे हुआ, हमने ये चिट्ठी लिखी, इस पे एक्शन नहीं हुआ, हमें बोला गया आप चुप रहो। और उसने बोला कि भाई मैं लिटरली जान बचा के ईरान से भागा हूं। ये वो नेशनल टीवी पे कन्फेशन कर चुके। तो मतलब ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई वो नहीं है। हमने तो यही कहा कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ है, देखिए वहां पाकिस्तान का बंदा जो है स्पाई, वो कह रहा है
यहाँ RAW का ऑफिसर आके कह रहा है भाई ये हुआ, नेशनल टीवी पे उसने बाकायदा बोला है। और अगर ये सारी चीजें ईरान की आ रही है, ये सारे मतलब ये 5 बार इंफॉर्मेशन गई है, ये सब चीजें, तो इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो इतना कह रहे हैं कि आप इसकी जांच कराइए, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराइए, जो सच है सामने आ जाएगा, जो झूठ है पता लग जाएगा। अब अंसारी साहब देखिए वाइस प्रेसिडेंट रह चुके, कोई छोटी मोटी पोस्ट तो है नहीं। तो अगर उन पे ऐसे सवालिया निशान आ रहे हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर तब की कांग्रेस गवर्नमेंट, अगर वो इन अ वे कह रहे हैं भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कहने पे मैंने बुलाया, तो पूरी चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कौन था, इसको ऐसा वीजा क्यों मिला, क्यों ये पता नहीं रहा, इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या दिक्कत थी, या आंख बंद कर ली गई, ये सारी चीजें मगर लगेगी। सुमीत जी, उन्होंने, जो जर्नलिस्ट हैं, वो कौन सी खबर उन्होंने कहा कि उन्होंने आके बताई है, ये भी तो देखिए ना कि वो क्या चीज वहां से लेकर आए, कौन सी न्यूज लेकर आए, कौन सा सीक्रेट वो लेकर आ गए, कहाँ वो जा चले, हाई प्रोफाइल से मिल रहे हैं। ऑब्वियसली कोई जर्नलिस्ट जाएगा पाकिस्तान से, तो जो लोग होंगे वो मिलेंगे, हाई प्रोफाइल्स ऑब्वियसली मिलेंगे। चले एक खास बात हो जाती है कि तो क्या बात वो ऐसी कर देंगे जिससे वो निकाल लेंगे बात को। उन्होंने तो कुछ बताया नहीं है। उनके जो इंटरव्यू जो उनका चला था, उन साहब का, नुसरत मिर्जा साहब का, उसमें मैंने देखा, उसमें तो उन्होंने कोई बात नहीं बताई कि वो क्या, मतलब क्या वो बड़ा पाव का रेसिपी पता करके आ गए थे, या मतलब वो भेलपूरी क्या खाकर आ गए थे। उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि मैंने क्या न्यूज आके दी। मैंने उनको कॉल कॉल किया, एक एक मिनट लूंगी सिर्फ आपसे। मैंने उनको कॉल किया, मैं उनको जानती नहीं थी, मैंने कहीं से नंबर शंबर ढूंढ ढांड के उनको कॉल किया। मैंने कहा कि मैं आपको बुलाना चाह रही हूँ अपने चैनल पे। मैंने कहा जरा मैं पूछूं तो सही कि सर क्या खबर लाए थे वहां से। तो उसको वो कहने लगे कि जी मैं थोड़ा बिजी हूँ, ये वो, लेकिन कहने लगे मेरा जो वीडियो है जी वो देखिए जी इंडिया में फैला दिया। तो मैंने कहा फैला नहीं दिया इंडिया में, वो अपने इंटरनेट के ऊपर इंटरव्यू दिया था, सबने देख लिया, इंटरनेट तो जहां कहीं होगा लोग देख लेंगे। तो मैंने जी उन जिन एंकर के साथ उन्होंने शो किया था, मैंने उनसे कहा कि मैंने भी उनके चैनल पे देखा है। वो कहने लगे वो कौन है, ठीक है। मैंने कहा सर ये वो है जिनको आपने इंटरव्यू दिया है। तो उनको तो मतलब ये कि उनको तो ये भी याद नहीं था कि उन्होंने इंटरव्यू दिया किसको है। तो आप और ये कि कोई भी जर्नलिस्ट जाएगा यहाँ से तो मतलब क्या बात बता देंगे आपके लोग। देखिए, हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। आज इसके 3-4 डायमेंशन है। पहली बात, वो साहब पाकिस्तान में अब आ गए, ही इज इन ट्रबल इन पाकिस्तान। आप भी जानती, मैं भी जानती, ये स्पिल्ड द बीन्स। वो किसी और कंटेक्स्ट में कह रहे थे, वो बोल गए मैं 5 बार गया आपके, और वो क्लियर कह रहे हैं मैंने ISI को इन्फॉर्मेशन दी है। इसमें कोई देखिए ना, इसमें एनालिसिस है ना, स्पर्शन है ना, डाउट है ना, अंदाजा है ना, अनुमान है। इट इज कोट अनकोट। ऑडियो विजुअल इंटरव्यू आपने भी देखा, मैंने भी उतना ही देखा एक एक है। एक सेकंड, एक एक प्लीज एक सेकंड सर। देखें, अगर हिंदुस्तान कोई पाकिस्तानी जाएगा, चाहे वो घूमने फिरने ही गया हो, तो जब वो वापस आएगा तो एजेंसीज पूछेंगी। मुझे भी मेरे एक हमारे एजेंसी के एक है, ब्रिगेडियर साहब हैं, वो चैनल पे भी आते हैं, तो वो भी कह रहे थे कि भाई अगर तुम इंडिया जाओगी, घूमने फिरने गई जाओगी, तब भी तुम्हें वापस आओगी तो तुमसे पूछा जाएगा कहाँ गई, किससे मिली, क्या बात हुई। तो मैंने कहा तो आप लोग किस काम के भाई, आप लोग किस बात का पैसा लेते हैं कि वापस आके मैंने ही बताना है कि मैं कहाँ गई थी। अपने बंदों को कौन है मेरे पीछे लगाओ, मैं कहाँ जा रही हूँ। तो वो कर उनको मैं टीज कर रही थी। मैंने कहा नंबर 1 एजेंसी है और उसको यही नहीं पता लग रहा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो वो ये तो एक 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 प्रोसेस है सर, एक प्रोसीजर है कि पता किया जाता है। इवन मुझे याद है मेरे फादर के दोस्त कराची से आए थे व्हेन आई वाज इन स्कूल इवन। तो मैं उधर वो इस्लामाबाद आए थे क्योंकि वीजा यहीं से मिलता था, इंडियन एम्बेसी यहीं पर है। तो जी वो मेरे फादर उनको लेकर गए, वो हमारे घर ठहरे, वो मेरे फादर अपनी गाड़ी में लेके गए। तो जब वापस आए हैं तो इंडियन एम्बेसी और वो तो सॉरी एजेंसी वाले आए हमारे घर पे चेक करने के लिए। और मेरी मदर से पूछा कि क्या आपके से आपके हस्बैंड क्या इंडिया जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो ये तो तरीका होता है, ये पूछते हैं, पता करते हैं। जी, मैं बताता हूँ। देखिए आजू जी, पहली बात तो उनका जो कन्फेशन है ये ऑन रिकॉर्ड है, तो इसमें इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक सज्जन को 5 बार वीजा मिलता है, ये प्रोटोकॉल नहीं है। 5-5 बार वजन एक ही बंदे को नहीं मिलता। 3 स्टीओ का परमिशन मिलता है, इन्हें 7 स्टीओ का परमिशन मिला, ये भी प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है। और अगर ये कहीं जाते हैं और ये आके बोलते हैं मैंने अब आपने अच्छा सवाल पूछा, इन्फॉर्मेशन क्या ली। देखिए इन्फॉर्मेशन ये ली जाती है कि जब बिल्डिंग क्या है, आर्किटेक्चर कहाँ, चेक पोस्ट कहाँ लगे है, कैमरा कहाँ लगे है, स्ट्रीट लाइट कितनी दूर है, स्ट्रीट लाइट से कैमरा का लुक एंगल क्या है। देखिए बहुत सी चीजें होती है जो एक फिजिकल रेकी करके आप पता लगाते हो।
नहीं तो एक आर्मी कैंप के बाहर अगर कोई जासूस पकड़ा जाता वो अंदर थोड़ी जाता, कैंप के गेट के बाहर ही होता। गेट के कौन आता, कितने बजे आता, कितने बजे आता, कमांडिंग ऑफिसर कब आते, कौन सा इक्विपमेंट आता, कौन सा जाता है, रडार कितने लगे, ये सब चीजें तो रेकी में पता लगाती। और क्या, कितनी अंदर फौज है, किस टाइम ये पूरी फौज रहती, किस टाइम नहीं रहती, किस टाइम लंच ब्रेक रहता है, किस टाइम शिफ्ट चेंज होता है। ये कॉमन चीज है जो कॉमन प्लेटफॉर्म में है। तो ये जो आए थे साहब, ये भी यही चीजें कर रहे थे। अब आपने बोला एक्सेस, देखिए अगर आप एक गवर्नमेंट पावर्ड एनेबल डेलीगेशन में आते तो आपको सेक्रेटरी लेवल या उससे भी ऊंचे लेवल लोगों का एक्सेस मिल सकता है। मिनिस्ट्री में बड़े बड़े लोग आपके साथ बैठेंगे बिकॉज आप एक गवर्नमेंट डेलीगेशन में हो। आप वैसे ही जर्नलिस्ट बन गए, आपसे कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा आपसे यहाँ पे, अनलेस एंड अंटिल यू आर पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल डेलीगेशन। अच्छा वो बंदा कहाँ है, कहाँ रहता है, क्या मतलब उसकी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस क्या है, मेंटेलिटी क्या है, पॉलिटिकल लाइकिंग का, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन का, इज ही और शी प्रो गवर्नमेंट और इज ही शी और प्रो एंटी गवर्नमेंट। अब जो अगर आपको कोई दिखा भाई ये बंदा है, ये थोड़ा एंटी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से खुश नहीं है, इसकी प्रमोशन नहीं है, इसकी तरक्की नहीं है, और हिज माइंडसेट डजंट गो विद द गवर्नमेंट, बट हाँ है, तो वो आपका एक टारगेट बनता है यार, इससे बात की जा सकती है क्योंकि ये एंटी सेटअप है, ये एंटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट से खुश नहीं, इसको हम यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं हनी ट्रैपिंग यूज की जाती है, कि कितनी बार केसेस आए हैं मतलब ओपन डोमेन में। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो यहाँ के क्या करता है। अगर वो एक नॉर्मल जर्नलिस्ट बन के आता, ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर के पास जाता, ना उन मीटिंगों में बुलाया जाता, ना उन लोगों को उसको एक्सेस मिलता। ये सब इसलिए मिला क्योंकि वो एक गवर्नमेंट डेलीगेशन का पार्ट था और वो पूरा वीजा लेके आया था। अगर एक इंडिविजुअल कैपेसिटी पे आता, कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे, ऑब्वियसली वो एक्सेस नहीं मिलता। सवाल वहां आता है, इंफॉर्मेशन वहां कलेक्ट हुई, और वो तो वो खुद कह रहे हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है। और जहां तक रही हमीद अंसारी साहब की बात, ये जो रॉ के ऑफिसर है, इन्होंने 10 मिनट का पूरा बयान दिया आरजू जी, नेशनल टीवी पे 10 मिनट का जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ उन्होंने बोली है। ये कोई, और इस पे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत आर्टिकल निकाले। ये कोई मेरा एनालिसिस नहीं, कोई मुझे स्पाइस सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसके मीडिया पे आर्टिकल है। और आज द पर्सन कंसर्न हैज हिमसेल्फ गिवन अ ऑडियो विजुअल टेस्टिमनी, वो नेशनल टीवी पे आई है। अगर ये सब चीजों के तार जोड़े जाए, एक यहाँ तार है, एक यहाँ तार है, एक यहाँ तार है, तो मैं तो कहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता लगना चाहिए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आखिर हुआ क्या। देखिए अगर अंसारी साहब पे ये इल्जाम लगता तो इवन ही शुड कम क्लियर कि भाई इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला। अगर कांग्रेस पे ये इल्जाम लगते तो ये उनका भी फर्ज बनता कि वो बोले हाँ इन्वेस्टिगेशन करो। मैं तो उम्मीद ये कर रहा था अंसारी साहब बोलेंगे, कांग्रेस खुद बोलेगा हाँ आप इन्वेस्टिगेशन करो, सब करो, निकालो क्या है। देखिए मोदी जी पे तो 20 साल इन्वेस्टिगेशन चली ना, 20 साल बाद पता लगा कुछ नहीं है, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। अगर आपका कहीं आपके दामन पे कोई दाग नहीं है, आपको छुपाने की कोई, बोले करो भाई इन्वेस्टिगेशन, और करो, और ये बताओ रिपोर्ट कब दोगे। मैं तो बोलता बताओ रिपोर्ट कब दोगे, जल्दी कराओ भाई, बताओ 2 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में रिपोर्ट दो और बताओ हमने क्या किया है। सवाल यहां ये है कि कोई इन्वेस्टिगेशन की बात ही नहीं कर रहा, कोई इन्वेस्टिगेशन से भाग रहा है। जब वहां पाकिस्तान में एक एवी ऑडियो विजुअल टेस्टिमनी आई है, एक रॉ के अफसर की यहाँ टेस्टिमनी आई है। तो अगर इन चीजों को जोड़ा जाए आरजू जी, अब इनको हम नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते ना, दरकिनार नहीं कर सकते ना। देखिए किसी जर्नलिस्ट की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट नहीं है, कोई एनालिस्ट का एनालिसिस नहीं है, किसी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का एक मतलब ना वो एक थॉट प्रोसेस नहीं है। दिस इज अ हार्डकोर एविडेंस इन द पब्लिक डोमेन। अच्छा, ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी तो हो सकता है, ये कोई ऐसी बात भी तो हो सकती है कि बस ऐसी पब्लिसिटी के लिए। अभी मैं आपको बताऊं, मैं एक आपके यहाँ के टीवी शो पे गई थी इस सारी बात के बाद। तो वो वहां पे कांग्रेस के लोग भी थे, बीजेपी के भी थे, कुछ और एनालिस्ट भी थे। मुझसे तो उन्होंने शायद हार्डली 1 मिनट कुछ पूछा है, उसके बाद वो आपस में ही लड़ते रहे। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर कुछ नहीं तो आईएसआई ने यही अचीव कर लिया कि आप लोग सब आपस में लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं उसने किया, वो कह रहा है उसने किया। इट वाज वेरी फनी, बट स्टिल आपको लगता है कि ये जिन्होंने बात की है, जो जर्नलिस्ट हैं हमारे यहाँ के, तो हो सकता है कोई पब्लिसिटी स्टंट उन्होंने किया हो कि चलो ऐसा कुछ बोल देता हूँ। देखिए आरजू जी, यहाँ लॉजिक नहीं बैठता। क्यों? 5 बार एक ही बंदे को वीजा कैसे मिला, ये प्रोटोकॉल नहीं है। उसे 7 सिटी जाने का वीजा कैसे मिला, 3 से ज्यादा आप मिल नहीं सकते, प्रोटोकॉल नहीं है। तीसरी बात, रॉ के 4 ऑफिसर ईरान में मरे थे, और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड। अनऑफिशियल रिकॉर्ड कितना ज्यादा कितना बड़ा मुझे नहीं पता है, नहीं हो सकता है। ये जो सूद साहब थे यार, वह जान बचा के भागे थे, उन्होंने खुद नेशनल टीवी पे कहा है। और ऐसे 2-3 कुछ लोगों की इंट्रोगेशन हुई, बहुत जबरदस्त इंट्रोगेशन हुई थी, दे वर बीटन ब्लू एंड ब्लैक। तो और उनका बिल्कुल मानना है कि अंसारी साहब ने कुछ नहीं किया इसको बचाने के लिए, इनफैक्ट बोला कि रॉ की यूनिट यहाँ बंद कर दो। देखिए रॉ अपना काम करती है, आईएसआई अपना काम करती है, हर एक कोई अपना काम करता है, हर एक, मैं उसमें नहीं जा रहा आज की डेट में। मैं ये है कि ये एलिगेशंस नहीं है आरजू जी, ये पब्लिसिटी स्टंट, बिकॉज देयर आर पीपल हु लॉस्ट लाइव्स, देयर आर पीपल हु आर कमिंग ऑन द नेशनल टीवी एंड टॉकिंग अबाउट इट, देयर आर पीपल
who are citing कि भाई ये प्रोटोकॉल्स कैसे वायलेट हुई है, एंड देयर आर पीपल हु आर नॉट कॉलिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन। पांचवा पॉइंट है, आप बोलिए ना, अगर आपके जमीर बिल्कुल साफ है और मैं उम्मीद करता हूँ साफ है, तो आप बोलिए, खुल के बोलिए, करो भाई इन्वेस्टिगेशन, करो इन्वेस्टिगेशन, बुलाओ, बनाओ एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज को लाइए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। कांग्रेस को बोलना चाहिए आप इन्वेस्टिगेट करो, बताओ बताओ कहां गलती हुई, किसने की है। पर वो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही? मुझे ताज्जुब इस बात का है, अगर किसी के दामन पे दाग लगाया जा रहा है या लग रहा है, मैं मुझे ये नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, पर जो एक चीजें निकल के आ रही है, एक अच्छा खासा केस है, बट अब उस केस को कैसे सेटल करें? केस को सेटल होगा इन्वेस्टिगेशन करके। तो आपको नहीं लगता उस बंदे को बोलना चाहिए हाँ भाई करो इन्वेस्टिगेट, उस पार्टी को बोलना चाहिए इन्वेस्टिगेट करो, इन्वेस्टिगेट करें वो। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, पर्सनल असेसमेंट है, कहीं ना कहीं अगर ये जो प्रोटोकॉल्स मैंने आपको गिनाई अगर ये वायलेट हुई है तो दिक्कत तो है ना। लास्ट पॉइंट आपको ये बोलूंगा, रिचर्ड हेडली ने भी तो रेकी की थी ना आरजू जी, वो तो कोई बारूद वाला जहाज था, यहाँ उतारा था ना, यहाँ से मतलब ना, यहाँ से बारूद बन के ले गया था, रेकी की उसने, उसके बाद कहाँ हमले हुए क्या हुए आपको भी पता, मुझे भी हुआ है। तो लेकिन मुझे तो रेकी इज नॉट समथिंग which can be taken as a normal thing, हाँ भाई कोई बात नहीं, हो लिया देख लिया, सब बात नहीं है। एंड here we are talking, we have lost 4 lives, we have lost at least 4 no lives serving the country। उनकी मौत का हिसाब तो होगा ना कहीं ना कहीं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कि खैर वो ज़्यादा जगह का जो है, वो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी एक दूसरे की कंट्री में जा रहे हो तो कोशिश होती है या दिल करता है लोगों का कि जी हम और सिटीज़ भी देख लें, तो हो सकता है कि कोई उस तरह का कोई पॉइंट ऑफ उनका कोई पॉइंट हो कि जी मुझे और जगह भी देखनी है। जैसे अगर मैं आऊंगी, मुझे तो 2 सिटीज़ दिखा के आप लोग बाहर निकाल देंगे वाघा बॉर्डर से, तो मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो उधर ही बैठ जाऊंगी कि नहीं, मुझे तो और सिटीज़ भी देखनी है। और आई एम श्योर कि मैं इंडिया में इतनी लाडली हूँ कि मुझे लोग फिर जाने देंगे, तो फिर आप क्या कहेंगे कि मैं क्यों गई? देखिए आरजू जी, देखिए यहाँ क्या है, आपका एक अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपका एक मतलब सिक्योरिटी के एजेंसीज के नजर में आपका एक रेटिंग होगी। मुझे नहीं पता वो कैसे रेटिंग करते हैं, क्या करते हैं, हाँ मुझे पता है एक रेटिंग जरूर होती है, जिसको भी वीजा मिलता है एक रेटिंग होती है। तो आपकी रेटिंग, अगर आपकी रेटिंग ठीक है तो आप जहां मर्जी जाए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई आपसे नहीं पूछेगा। मुझे बताइए, आज तक पाकिस्तान से कुछ लाख लोग तो आए होंगे इंडिया, हर हर एक के पीछे तो कोई जांच पड़ताल नहीं होती। जब ये बंदा एक पर्टिकुलर प्रोफाइलिंग में फिट होता है, एक पर्टिकुलर इसकी रेटिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये खुद कन्फेस करता है। अब आप यहाँ आके ये तो नहीं बोलेगी जी मैंने सारी इंफॉर्मेशन ले ली बॉम्बे से, ये ले ली और आईएसआई के चीफ को दे दी, और पुराने नए चीफ को कहेगी भाई जो पुराना वाला था मैंने उसको दे दिया, आप जाके उससे ले लो। आप तो जासूसी करने नहीं आएंगे ना, जो लाखों लोग आए जासूसी करने नहीं आए ना, जो चंद लोग आए जिनका इंटेंशन ही जासूसी करना, आप तो घूमने आ रही, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। जो यहाँ जासूसी करने आ रहा और जो उसको एक्नॉलेज कर रहा है, इकबालिया बयान है जासूसी का, आप सोचिए आप, यहाँ एलिगेशन नहीं है। आज ये केस थोड़ा डिफरेंट है, यूजुअली हम एलिगेशन, थॉट प्रोसेस, इन चीजों आकलन एनालिसिस करते हैं। यहाँ चीज ब्लैक एंड व्हाइट में कहता हाँ मैं आया, मैं 5 बार आया, मैं जासूसी करने आया। ना वो जर्नलिज्म करने आया, ना वो किससे मिलने आया, वो जासूसी के ऑब्जेक्टिव से ही आया, और कह रहा मैंने सारी इंफॉर्मेशन जी आईएसआई को दे दी, अब वो आईएसआई देखे उसका करना क्या है। मतलब बात तो यहाँ तो एक इकबालिया बयान है ना, और ये कोई इंडिया में तो उसने दिया नहीं कि इंडिया के जेल में दिया हो, फिर बोले इंडियनों ने बयान निकलवा दिया, एडिटेड वीडियो है, वीडियो हमने भी नहीं है, हमारे मीडिया को भी जवाब बयान नहीं दिया, आपके मीडिया को दिया, हमारे चैनल को बयान नहीं दिया, आपके चैनल को दिया, हमारे लैंड पे नहीं आपके लैंड पे, हमारी जेल में नहीं आपकी सरजमीन पे खुले आम बोलते हुए उसने बयान दिया। तो इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, दिस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हाँ अगर कोई यहाँ जासूसी करने आएगा तो ठीक है, वो आएगा, उस पर नजर रखी जाएगी। जो नॉर्मली मिलने आता, मिलाने आता, ना वो आईएसआई के लिए काम करता, ना वो आईएसआई पे जाके बट रिपोर्टिंग। स्टिल उन्होंने कुछ नहीं बताया कि वो आखिर कौन सी न्यूज़ लाए थे, ये वायरल उस वीडियो में नहीं है। और ये इसके लिए आपके मीडिया को उनको इनवाइट करना चाहिए अपने उधर डिबेट्स में, और उनसे पूछें कि भाई यहाँ से क्या पता करके गए थे, अगर उनको याद हो। देखिए हमारे जहां तक मीडिया की बात है आरजू जी, वो तो कोशिश कर रहे होंगे खैर कि उनसे बात बात हो जाए, पर आपको लगता है कि वो साहब कब तक पाकिस्तान में दिखेंगे, कब तक मतलब ना, एक उर्दू में वर्ड है सर, क्या होता है कहते हैं जिसे गायब होने को कहते हैं, क्या उर्दू में गायब अगवा। होना, नहीं नहीं कुछ जमीन गोश, जमीन के नीचे जो कुछ कहते हाँ हैं ना, हाँ, जमीन, अच्छा अच्छा, सही, हाँ। एक वर्ड है बड़ा, रोपोश, रोपोश होते हैं वो। हाँ नहीं, वो ही इज ऑलरेडी 82, उन्होंने कहाँ जाना है सर, पहले ही उनकी 82 उनकी एज है, मैंने जहां तक सुना है। 82 एज है, तो वो कब कब, चलिए मैं हिंदी में बोल देता हूँ, कब वो लुप्त हो जाए, कब वो गायब हो जाए,
पता नहीं लगेगा ना। देखिए पाकिस्तान है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। देखिए जैसे चाइना में लोग गायब हो जाते हैं, जिस डॉक्टर ने बोला कोविड आया वो गायब हो गया, जिसने बोला वैक्सीन नकली है दोनों गायब हो गए। तो अब वो कब गायब हो जाए, कब तक वो लोगों को दिखेंगे, कब तक उनका नाम पता मिलेगा, सवाल यहाँ ये है। सवाल जमीन दोष कुछ कहते हैं, ऐसे उर्दू में सही, वर्ड है। सही। जी, जी, जी। हाँ, तो ये कब हो जाए ये पता नहीं लग रहा है ना। अब हम तो तब संपर्क करेंगे ना जब वो विजिबल रहेंगे। वैसे उन्होंने कहना शुरू कर दिया, आपको मुझे याद ही नहीं मैंने किसको इंटरव्यू दिया, कब दिया। वो अभी अभी कुछ दिनों में पता लगे उन्हें डिमेंशिया है, कुछ दिनों में पता लगेगा अल्जाइमर्स का लेट स्टेज है, कुछ दिनों में एपिलेप्सी पता लग जाएगी। मैं भगवान से मैं सेहतियाबी की मैं उनके मतलब आई एम नॉट गिविंग हिम कि भाई उनको ये सब हो, बट ये सब चीजें आएंगी अभी। डिमेंशिया है, एपिलेप्सी है, अल्जाइमर्स है, दिमागी तवज़ुन ठीक नहीं होना, लेकिन वैसे देखें तो आगे क्या होता है, लेकिन यहाँ तो किसी ने नोटिस नहीं किया, यहाँ तो किसी ने बात तक नहीं की कि क्या बात उन्होंने कही है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके यहाँ भगदड़ मच गई है, मगर खैर देखते हैं आगे क्या होता है और हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं आऊँगी तो मोदी जी से चाय पी के जाऊँगी, तो फिर आप लोग कहेंगे कि जी देखें हाई प्रोफाइल से मिल के गई। क्योंकि मैं तो आऊँगी नहीं जब तक मोदी जी मुझे चाय नहीं पिलाएँगे, वादा नहीं ज़रूर, करेंगे कि चाय पिलाएँगे, तब आऊँगी। तो ज़रूर। हम आगे थैंक यू सो मच सर। सुमीत जी मुझे ये बताइए कि अभी आपके यहाँ जो है वो यूएई भी एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई फूड पार्क के लिए, बात हुई है, जी। तो मतलब खाना पीना यानी मेरी पसंदीदा जगह आप लोग बनाने जा रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये क्या चीज बनने जा रही है। $2 बिलियन की सुना है कि इन्वेस्टमेंट है। जी। जी, $2 बिलियन में आज ही अनाउंस हुआ थोड़ी देर पहले। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, जितनी डिटेल्स अवेलेबल है। हम्म। एक इंटीग्रेटेड चेन ऑफ फूड पार्क्स बनेगी, जिसमें क्या होगा कि फूड वेस्टेज को लेके, फूड बनाने को लेके, ये सब पीछे इस पे फार्मर्स इंटीग्रेटेड होंगे। एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाया जाएगा जिसमें और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी हो, वेस्टेज ना हो, हाइजीन फैक्टर हो, इसमें फार्म जुड़े, फार्म से प्रोड्यूस आए। तो ये सब एक नया कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है फूड पार्क्स का। तो मान लीजिए इट इज़ विल बी अ कंप्लीट काइंड ऑफ अ मेगा फूड मॉल हम कह सकते हैं इसको। तो ये सारे मॉल्स में एक इंटीग्रेटेड पूरा 360 डिग्री होगा, फ्रॉम फार्म, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिस्प्ले, सेल। सम फूड विल बी लाइक सोल्ड एज इट इज, सम विल बी इवन सेमी प्रोसेस, प्रोसेस्ड और इवन कुक्ड फूड। तो तीनों चारों तरह की जो चीजें होंगी वो अवेलेबल होगी, ऑप्शंस इसमें होंगी। और ये कहीं जगह खोले जाएंगे और इसमें $2 बिलियन का भी इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुआ। शायद जहां तक मैंने देखा भी 4 या 6 चीज की बात हो रही, हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़ जाए, अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं आई है। तो ये एक मैं इसको जैसे देख रहा हूँ, मैं एक देख रहा हूँ कि यूएई, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट जो हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बाय द वे, इज एंटरिंग इनटू इंटीग्रेटेड फूड चेन बिजनेस इन इंडिया। इंटीग्रेटेड फूड चेन बिजनेस कह सकते हैं उसको, इंटीग्रेटेड फूड चेन बिजनेस इनटू इंडिया में वो आ रहे हैं। तो एक अपना इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं बाहर। जैसे हमने देखा कि यूएस में, सिंगापुर में काफी फूड चेन्स होती है अपनी, काफी उनके फूड चेन चलते हैं। तो वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है, तो एक फूड चेन टाइप से यहाँ आएगा, जिनके स्टोर्स भी होंगे, ईटरीज भी होंगी, आउटलेट्स भी होंगे, कंप्लीट 360 डिग्री का बैक एंड इंटीग्रेटेड होगा और एक वायबल प्रॉफिटेबल बिजनेस वो चलाएंगे। तो और इससे अच्छा क्या होगा कि अगर ये चेन आती तो और भी कंट्रियां जो है वो धीरे धीरे वो भी इंटरेस्टेड हो जाएंगी। तो ये हमारे यहाँ जरूरत भी है अभी, और पोटेंशियल बहुत है। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, बहुत बड़ा यूथ है। तो आई सी दिस इज अ वेरी गुड इकोनॉमिक इनिशिएटिव, बट अभी एक छोटी सी शुरुआत है। क्योंकि आरजू जी मैं आपको एक बात बताऊंगा, अराउंड 15 और 20 इयर्स डाउन द लाइन, मुझे एग्जैक्ट नंबर इट इज 2026 नहीं 2036 है, उसके बाद का नंबर या 42 है। इंडियन रिटेल पूरा रिटेल में कह रहा हूँ विल बी वर्थ $3 ट्रिलियन। $3 ट्रिलियन केवल इंडियन रिटेल होगा। तो अगर जब इतना बड़ा केक है तो लोग अपने अपना पाई लेने आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आने वाले 50 से 100 साल तक तो फ्यूचर जहाँ है मार्केट का, जहाँ मार्केट बढ़ेगा, जहाँ आपको ग्रोथ मिल सकती है वो इंडिया है। क्योंकि देखिए यूएस हो चुकी स्टैग्नेट, काफी हम्म। ऊपर जा रही है यूएस इकोनॉमी। चाइना में ऑप्शन है नहीं। चाइना में तो अभी कल परसों में देख रहा था कि वो जो रूरल बैंक है उन्होंने लोगों के अकाउंट फ्रीज कर दिए, पैसे नहीं दे रहे वो किसी को। तो ये हम तो काफी दिनों से बात करते हैं चाइना क्या हो रहा कुछ ही को नहीं पता, उस पर नहीं जाते आज। तो यूएस का स्टैग्नेटेड इकोनॉमी, इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। चाइना इज नॉट ऑप्शन। अब जो ऑप्शन बचती है, अगर आपको एक $multi-billion बिजनेस करना, वो है इंडिया। क्योंकि यूजुअली सीईओ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर विल द नेक्स्ट 100 मिलियन कम फ्रॉम और वेयर विल द नेक्स्ट बिलियन कम फ्रॉम। ये हर सीईओ से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, क्योंकि मैं रह चुका हूँ तो आई अंडरस्टैंड दिस। ये एक सवाल जरूर होता है, वेयर इज योर नेक्स्ट 1 बिलियन कमिंग फ्रॉम।
अब जिसको भी आज आप ये पूछोगे वेयर इज योर नेक्स्ट 1 बिलियन कमिंग फ्रॉम, हम्म। आरजू जी आंख बंद करके आपको एक चीज बोल रहा हूँ, चाहे उसकी नेशनलिटी कुछ भी, उसका धर्म कुछ भी हो, यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी कंट्री में अगर उससे सवाल पूछा जाएगा, ही विल रिप्लाई इंडिया। क्योंकि यही है जो 100 मिलियन है, 1 बिलियन वाली बात जो है वो केवल यहाँ है। और कहीं ये पॉसिबल, मैं नहीं कह रहा यूएस में पोटेंशियल नहीं, इतना पोटेंशियल नहीं, इकोनॉमी ऑलरेडी पीक कर रही है और आबादी भी इतनी ज्यादा नहीं है। चाइना का ऑप्शन दुनिया के लिए बंद हो चुका है। तो वेयर इज द नेक्स्ट 1 बिलियन कमिंग फ्रॉम? इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, द आंसर इज डेफिनेटली इंडिया। इसमें कोई शक, कोई दो राय नहीं है। और ये उसी दिशा में मैं एक फर्स्ट स्टेप देख रहा हूँ, एक बड़ा प्रोडक्टिव और फर्स्ट स्टेप देख रहा हूँ। और इससे ये भी पता लगता है कि जो हमारा टारगेट है आने वाले 10 सालों में यूएई के साथ अपना ट्रेड $100 बिलियन का ले जाना, उसमें भी एक पॉजिटिव स्टेप। और तीसरा स्टेप ये देख रहा हूँ इसमें, देखिए I2U2 आप जानते ही है, 4 बड़े रिलीजनों का अलायंस है। तो इसमें वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाली बात, क्रिश्चियन यहूदी पारसी ये सब नहीं आता। और ये बहुत लोग आपके मीडिया में भी इधर उधर भी सोच रहे थे भाई ये नुपुर शर्मा वाला मसला इतना बढ़ेगा, ये सारा काम रुक जाएगा। देखिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी आए, जब मोदी जी यूए गए तो वहाँ की रॉयल फैमिली और जो करंट है प्रेसिडेंट साहब, वो खुद लेने गए, उनकी फैमिली मिली उनसे, ठीक है। फिर INSST चालू हुआ, हमने बात की इस पे, I2U2 बना। और आज यूएई वाले, पहले कश्मीर में यूएई और सऊदी वाले भी तो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, आज इसके बाद $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएई अनाउंस करता है। तो वो जो एक उस इश्यू को यूज किया गया जिसमें ये कोशिश की गई कि ओआईसी को कैसे एक पॉलिटिकल टूल बना के यूज किया जाए। बाकी बाय द वे इन ओआईसी वालों को ना चाइना पता का, ना इनको पता उगर का। आज तक इन्होंने एक शो नहीं किया, एक मुंह नहीं खुला इनका, इन्हें पता ही नहीं, चाइना के नक्शे में जिंजियान इन्हें दिखता ही नहीं। वो अलग बात है। देखिए इसे कहते हैं पॉलिटिकल मायोपिया। पॉलिटिकल मायोपिया के भी लोग शिकार हैं। मायोपिया कहीं तरह का होता है और उसका कोई चश्मा नहीं लगता, कोई कोई चश्मा, कोई अट्रैक्ट नहीं होता, कोऑपरेशन नहीं है। बट एक चीज देखिए, उस इशू का इस्लामिक वर्ल्ड में जो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि एवरलास्टिंग इम्पैक्ट रहे और इंडिया की ट्रेड, इकोनॉमी, प्रॉस्पेरिटी और रिलेशन स्टैंड स्टिल हो जाए, मैं आज उनको कहूंगा आप फेल थे, हो, होते रहोगे। और अगर मेरी मेमोरी मुझे ठीक रिकॉल करी, आप 33 साल से फेल हो रहे हो। आप जानते मेरा इशारा किसकी तरफ है? 33 साल, 33 नहीं, इयर्स। देखें, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हर कोई जो है वो बुरा ही सोच रहा होता है भारत के लिए। ऐसा नहीं है, लोग अच्छा भी सोचते हैं, बहुत लोग तो पॉजिटिव भी सोचते हैं और चाहते हैं कि दोनों कंट्री जो है वो आराम से रहें और बिल्कुल प्रोग्रेस करें और इस किस्म के प्रोजेक्ट्स आते रहें आपके पास भी। ऐसा मतलब ये नहीं है कि सब लोग बैठ के पूरा दिन यही सोचते हैं कि क्या करें कि भारत में कुछ गलत हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग जरूर इस माइंडसेट के होंगे, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन अच्छे लोग जो हैं वो बहरहाल ज्यादा ही हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी कि आईपीएल में एक हुआ करते थे मेरे ख्याल है ललित मोदी, इफ आई एम जी, नॉट रॉन्ग। और उनके लिए जी सुष्मिता सेन, आपकी बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी जबरदस्त सी एक्ट्रेस हैं और मिस वर्ल्ड भी रही हैं। उनका कहना है कि जी अब वो कपल हैं, तो क्या देखेंगे आपके बॉलीवुड आपका अक्सर इस किस्म की कंट्रोवर्सी में रहता है, कभी ड्रग्स और कभी कुछ। और ये ललित मोदी भी कोई खास अच्छे उसमें नहीं काउंट होते कि इनके कोई अच्छे किस्म के पॉइंट्स नहीं इनके पास। क्या कहेंगे आप इस बात पे? नहीं आजू जी, पहले पिछले सवाल का एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, वो जवाब देता हूँ। देखिए मैंने नाम किसी का नहीं लिया, आपने पाकिस्तान लिया। और आप वो कौन लोग हैं आप जानते हैं, उनके बारे में डिस्कशन पहले पार्ट में हमने कर लिया, तो हम्म। इसीलिए मैंने प्रिसाइसली 33 साल बोला था। चलिए अब इस विषय पे आते हैं। देखिए आरजू जी, हर एक की इंडिविजुअल लाइफ है, हर एक की अपनी मर्जी है, हर एक की जिंदगी है। हम किसी की पर्सनल लाइफ पे, जिंदगी पे कमेंट नहीं कर सकते। बट हाँ, आज के भारत में मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, ये सब चीजें आरजू जी देखी जाती है, नोट की जाती है, और लोगों के सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जुड़ जाते हैं। क्या आपने देखा वो सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड था, हत्या जो भी था, तो उस पर कितना बड़ा वो सब चीज हुई। तो अब ये उन लोगों को, देखिए जिंदगी उनकी, हम आपको ने उनको एडवाइस दे रहे हैं, उन लोगों को फैसला करना वो चाहते क्या है। क्योंकि डेफिनेटली आज के टाइम में देखिए, जहाँ इंफॉर्मेशन है, जहाँ टेक्नोलॉजी है, जहाँ सब कुछ है, हर चीज चाहो ना चाहो, बताओ ना बताओ, बताओ छुपाओ, आधा बताओ आधा छुपाओ, लोगों को पता लग ही जाती है। और फिर लोगों का रिएक्शन क्या है? आप पब्लिक लाइफ में है, आप एक, आपसे लोगों को प्यार है, आपसे आपकी लोग इज्जत करते हैं। तो अगर आप इस सब को रिस्क लेते हुए, इस सब को
मतलब मद्देनज़र रखते हो अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं, क्योंकि हाँ, ललित मोदी साहब को कोई अच्छा नाम नहीं है, कोई बहुत से लोग तो उन्हें इकोनॉमिक ऑफेंडर कहते हैं और अगर ऐसी चीज़ें हो रही तो मैं मानता हूँ कि लोग इसको पॉज़िटिवली नहीं देखेंगे और बहुत से लोग जैसे-जैसे पता लगेगा दे मे नॉट बी हैप्पी अबाउट इट। मैं पर्सनली अपनी बात कहूँ तो आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। मैं मतलब ऑनेस्ट पर्सन, मैं भाई मेरी कोई औकात नहीं, मैं बहुत छोटा-सा आदमी हूँ। बड़े लोग हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर पर ये मेरे जैसे छोटे-मोटे आम लोग जब ये हज़ारों, लाखों, करोड़ों में जुड़ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी ताकत बनते हैं। वो ताकत में इतनी ताकत होती है, समंदर हिला दे समंदर हिला दे, हुकूमत हिला दे, पर्वत गिरा दे। बस मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच। लेकिन खैर सुष्मिता इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस, मुझे तो वो बड़ी पसंद है। बाकी ज़ाहिर है कि हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ़ होती है कि उसमें वो क्या करना चाहते हैं, दे हैव अ राइट। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा देख के और सोच समझ के करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।